वास्तव में साक्षात्कार को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना अपने आप में एक कला है। साक्षात्कार का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यधिक आवश्यक भी होता है, क्योंकि साक्षात्कार की सफलता के लिए ज़रूरी है कि विभिन्न चरणों के माध्यम से इसे इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया जाए जिससे अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के हिसाब से या उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथ्यों का कुशलतापूर्वक संकलन कर सके। साक्षात्कार की प्रक्रिया के किन्हीं निश्चित चरणों का उल्लेख करना वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि यह निर्भर करता है कि हमारे अनुसंधान का विषय कैसा है। अनुसंधान के विषय के अनुकूल ही साक्षात्कार की प्रक्रिया संचालित की जाती है। फिर भी साक्षात्कार के जो प्रमुख चरण हैं, जो स्तर हैं, जिनसे गुजर करके साक्षात्कार पूर्ण होता है, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो स्तर है वो है साक्षात्कार की तैयारी करना। साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन ये जानना ज़रूरी होता है कि वह अपने अध्ययन विषय के बारे में पूरी तरह से तैयार हो, अध्ययन विषय का उसको पूर्ण ज्ञान हो। अध्ययन विषय के पूर्ण ज्ञान के अभाव में साक्षात्कार सफल नहीं हो सकता है। इसी स्तर में अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा कार्य उन उत्तरदाताओं का चयन करना होता है जो अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात तब लागू होती है जब हम सामूहिक साक्षात्कार करते हैं। यानी अगर हमारा साक्षात्कार व्यक्तिगत है तब तो निदर्शन के माध्यम से जो उत्तरदाता हमारे पास चयन होकर के आते हैं हम उनका साक्षात्कार करते हैं। लेकिन अगर साक्षात्कार की प्रकृति सामूहिक है और अगर समूह के सभी लोगों का साक्षात्कार हमें नहीं लेना है तो ऐसी स्थिति में समूह के द्वारा चयनित जो प्रतिनिधि होता है, जो समूह को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है, ताकि साक्षात्कार लेते समय अनुसंधानकर्ता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और इसके लिए करना क्या होता है कि हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है कि जो उत्तरदाता हमारे हैं उनकी दिनचर्या कैसी है, उनका व्यवसाय कैसा है और वो किस प्रकार की बोली या भाषा को ठीक से समझते हैं, उनका सांस्कृतिक पर्यावरण परिवेश कैसा है। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान दे देंगे तो हम अच्छे से अपने साक्षात्कार को पूर्ण कर सकेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है जब हम साक्षात्कार की तैयारी करते हैं कि साक्षात्कार का जो हमारा विषय है और जो उद्देश्य है, उस विषय और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के कुछ उपकरणों को अपने साथ में रखना ज़रूरी होता है, जो साक्षात्कार के समय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे कि साक्षात्कार निर्देशिका, जिसको हम इंटरव्यू गाइड कहते हैं, या इंटरव्यू शेड्यूल यानी साक्षात्कार अनुसूची। ये एक प्रकार से प्रश्नों की सूची होते हैं जिनके आधार पर हम उत्तरदाताओं से प्रश्न करते हैं और उनका उत्तर लेते हैं। इसी के साथ साथ ये भी इस चीज़ की भी व्यवस्था करनी आवश्यक हो जाती है कि साक्षात्कार लेते समय अगर साक्षात्कार के समय उत्तरदाता अगर अनुमति प्रदान करता है तो हम उसमें टेप रिकॉर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं, हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर हम आवाज़ को टेप कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से जो उत्तरदाता द्वारा जानकारी दी जाती है उसके मिस होने की या उसके छूटने की संभावना कम रहती है। और इसी तैयारी में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि स्थान कौन सा है जहाँ पर साक्षात्कार हमें करना है और समय क्या रहेगा और कितने ड्यूरेशन का साक्षात्कार रहेगा। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है साक्षात्कार की सफलता के लिए। इसकी जो दूसरी प्रमुख बात है वो है साक्षात्कार का संचालन। साक्षात्कार की सफलता के लिए संचालन की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पूरे साक्षात्कार की सफलता उसी पर निर्भर होती है। ये चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच में इसी समय प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है। अध्ययनकर्ता की कुशलता पर ही साक्षात्कार की संपूर्ण सफलता निर्भर होती है। इस दृष्टि से कुछ ऐसी स्तर हैं, कुछ ऐसे उप स्तर हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है।
साक्षात्कार के संचालन के लिए। और इन स्तरों को अगर हम अपनाते हैं तो हमारा साक्षात्कार जो है बहुत ही सफल होता है और हम अनुसंधान के लिए अच्छे से डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। और ये जो उपस्तर है उसमें है उत्तरदाताओं से संपर्क। उत्तरदाताओं से संपर्क ये सबसे पहला संचालन का पहला स्टेप हो जाता है, क्योंकि बिना उत्तरदाताओं के संपर्क के हम किसी भी विषय के संबंध में जो हमारी जानकारी है, जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तरदाताओं से पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर संपर्क स्थापित करना होता है। यानी पहले से हम ये तय कर लेते हैं कि हम किस जगह पर और कहाँ पर मिलेंगे, हमें उत्तरदाता कहाँ पर मिलेंगे। अगर सामूहिक है तो एक निश्चित एरिया, एक स्थान पहले से तय हो जाता है, और अगर सामूहिक नहीं है, व्यक्तिगत साक्षात्कार है, तो भी हम उसका पता हमारे पास पहले से होता है। हम उससे बात कर लेते हैं, उनसे समय ले लेते हैं और फिर हम उनसे संपर्क करते हैं। और इस प्रकार से जब हम उत्तरदाताओं से संपर्क करते हैं तो केवल उत्तरदाताओं से ही संपर्क नहीं करते हैं, बल्कि उत्तरदाताओं के आसपास जो उनके मित्र होते हैं, जो उनके परिचित हैं, जो संबंधी हैं, घर के जो हैं रिश्तेदार हैं, हम उन सब से भी वार्तालाप पहले करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक बहुत ही अनौपचारिक सा माहौल बन जाता है और हम स्वयं भी अपना परिचय उत्तरदाताओं को देते हैं या उत्तरदाता को देते हैं कि हम किस पर्पज़ से, किस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं। तो उत्तरदाताओं से संपर्क करना ये बहुत ही एक प्रमुख स्तर है, चरण है। दूसरे अगर प्रमुख चरण की हम बात करें तो है प्रयोजन का स्पष्टीकरण। जब हम प्रयोजन के स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो अध्ययन करता है या जो अनुसंधान करता है, जो उत्तरदाता के संपर्क में आ चुका है, वो बहुत ही सरल, साधारण और स्पष्ट शब्दों में और बहुत ही विनम्र भाव के साथ में अपने साक्षात्कार लेने का जो उद्देश्य है उसको स्पष्ट कर दे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो उत्तरदाता है उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं बचता है। अब उसके मन में एक संशय भी आ सकता है कि भाई ये जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो केवल मेरा ही क्यों लिया जा रहा है, बाकी लोगों का क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो उसके इस संशय का समाधान करना भी आवश्यक है और उसको पूरी तरह से उसको बताना पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया समझानी पड़ेगी कि हमने किस प्रकार से प्रतिचयन या निदर्शन या सैम्पलिंग के द्वारा व्यक्तियों को सिलेक्ट किया है साक्षात्कार के लिए। इसमें हम सभी का साक्षात्कार नहीं ले सकते हैं और उसी सिलेक्शन की प्रक्रिया के तहत आपका सिलेक्शन हुआ है। आप निदर्शन के रूप में, एक सैंपल के रूप में हमारे पास सिलेक्ट हुए हैं और इसलिए हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए या साक्षात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये जो साक्षात्कार है ये समाज की दृष्टि से और हमारे, चूँकि हम रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार से अपना जो आने का उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, उसको स्पष्ट कर देना बहुत ही आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। और अगला जो स्टेप है वो है सहयोग की प्रार्थना करना। जाहिर सी बात है कि हम अपने काम से गए हैं, वो काम हम चाहे किसी एजेंसी के लिए कर रहे हो, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत अनुसंधान हो और उसके लिए हम इंटरव्यू लेने के लिए गए हैं, तो उत्तरदाता का सहयोग हमें तभी मिलेगा जब हम अपनी वाणी में जो है विनम्रता का भाव समेटेंगे। तो हम उनसे सहयोग के लिए, हम उनसे कोऑपरेट करने के लिए हम उनसे अपील करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आपका साथ और आपका समय और आपके जो उत्तर हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपके उत्तरों के बिना हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। हम अनुसंधान कर रहे हैं पीएचडी की डिग्री के लिए या हम अनुसंधान कर रहे हैं किसी विशेष एजेंसी के लिए, और ये जो है जितनी भी आपके द्वारा दी गई जानकारियां हैं ये गोपनीय रहेंगी और इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होना है। तो इस प्रकार से उनको आश्वस्त करते हुए उनसे सहयोग की अपील की जाती है। साक्षात्कार का प्रारंभ, उसके पश्चात फिर साक्षात्कार का प्रारंभ किया जाता है। लेकिन साक्षात्कार का प्रारंभ करने से पहले भी कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि एकदम से अगर हम साक्षात्कार जो देने वाला है, जो उत्तरदाता है, अगर उसके हम व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्नों और उत्तरों पर आ जाएंगे तो शायद वो सहज महसूस ना करे। तो इस अवस्था में, इस स्तर पे बहुत ज़्यादा हमें सावधानी रखनी पड़ती है। और सबसे पहले जो प्रश्न होते हैं, जो शुरुआत होती है,
वो उत्तरदाता की आयु क्या है, व्यवसाय क्या है, शिक्षा, परिवार के सदस्य, उनकी संख्या, उनका नाम, इन सब से हम शुरुआत करते हैं। सीधे सीधे उनकी आय, मासिक आय नहीं पूछते हैं, क्योंकि अधिकतर शंका उत्पन्न करने वाले यही प्रश्न होते हैं कि हमारी इनकम क्यों जानी जा रही है, हमारी आय क्यों जानी जा रही है। तो ये प्रश्न हम शुरुआत में नहीं करते हैं। इन प्रश्नों को हम बाद में करते हैं जब वो थोड़ा सहज हो जाता है। उसके पश्चात हम धीरे धीरे करके अपने अध्ययन विषय पर आते हैं, और हमारे अध्ययन का जो विषय है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उनको पहले, जो छोटे छोटे से प्रश्न हैं, जो साधारण से प्रश्न हैं, पहले वो उत्तरदाताओं के सम्मुख रखते हैं। और जैसे जैसे वो हमारे साथ बहुत ही घुलता मिलता जाता है और सहज महसूस करने लगता है, वैसे वैसे फिर हम आगे बढ़ते हैं। और फिर हमारे जो उद्देश्य है, जो हमारा अध्ययन का जो पर्पज़ है, उससे जुड़े हुए जो अन्य जानकारियां हैं जो थोड़ी मुश्किल हैं, वो फिर हम बाद में आते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम डायरेक्टली हमें साक्षात्कार लेते समय नहीं पूछना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मद्यपान से रिलेटेड हमारा कोई विषय है, और अगर हम सीधे उनसे पूछें कि क्या तुम रोज़ शराब पीते हो, तो भले वो पीने वाला हो लेकिन जो उत्तरदाता है वो बुरा मान सकता है। तो सीधे सीधे इस प्रकार का प्रश्न ना करके उससे थोड़ा सा घुमा के प्रश्न किया जा सकता है। उससे ये कहा जा सकता है कि आपके हिसाब से कितनी मात्रा में और कितने दिनों के अंतराल में शराब पीना जो है वो हानिकारक नहीं होगा। अगर हम इस प्रकार से प्रश्न करेंगे तो उत्तरदाता को ये नहीं लगेगा कि सीधे हमारे संबंध में बात हो रही है। उसको लगेगा कि ये समाज के बारे में या सार्वजनिक प्रश्न है, और वो बहुत ही सहजता के साथ में अपने आप जो है अध्ययनकर्ता के प्रश्नों का उत्तर दे जाएगा। इसी प्रकार से सीधे सीधे ये ना कहा जाए कि आपने अपने बेटे की शादी में कितना दहेज लिया, या आप दहेज को के समर्थक हैं या नहीं हैं, बल्कि उससे घुमा के पूछा जाए कि विवाह के अवसर पर लेन देन किस हद तक सही है, कितना लेन देन करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो जो जवाब देगा उससे उसकी मानसिकता का पता चल जाएगा, और उस विषय के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। तो सीधे प्रश्न ना करके, अगर दूसरी बात यह है कि प्रश्न को सीधे सीधे न किया जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न है। और दूसरी ये है कि अगर उत्तरदाता किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाह रहा है तो उसको फोर्स ना करें, ज़बरदस्ती ना करें, बल्कि थोड़े समय के पश्चात अगर वो प्रश्न का उत्तर ज़रूरी है तो उस प्रश्न को थोड़े समय के अंतराल में करें और उसको दूसरी तरह से घुमा फिरा करके सामने प्रस्तुत करें। वैसे भी कहा जाता है ना कि साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करें। अगला है उत्तर के लिए प्रोत्साहित करना या उत्तर के लिए प्रोत्साहन देना उत्तरदाता को। साक्षात्कार की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है। अच्छा, प्रोत्साहन कैसा? बीच बीच में जो है इंटरव्यू लेते समय ये बोलना चाहिए कि भाई आपने हमारे लिए जो समय निकाला उसके लिए बहुत हम आभारी हैं, और आपने जो जानकारियाँ दी हैं ऐसी जानकारी बहुत कम ही लोगों के पास होती है, या आपने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमें ये चीज़ बता दी। या कभी कभी हम कहते हैं अरे वाह, आपने जो जानकारी हमको दी है हमें तो अब तक इसके बारे में पता ही नहीं था, और ये आपने जो बताया वो हमारे लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है, और इसने तो मेरे विचार ही बदल दिए हैं। तो इस प्रकार की जो शब्द कहे जाते हैं उत्तरदाता के सम्मुख, तो वो थोड़ा सा उत्साहित हो जाता है, और उत्साह में आ करके वो प्रश्नों के उत्तर आराम से और बहुत ही सहज भाव से देना प्रारंभ कर देता है। लेकिन ऐसा इतनी भी तारीफ नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले को ये लगने लगे कि हमारी चापलूसी की जा रही प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर भी जो साक्षात्कार लेने वाला है वो उसको अपनी बौद्धिक कुशलता का, अपने कुशलता का यहाँ पे परिचय देना होगा कि वो उनकी तारीफ भी करे, प्रोत्साहित भी करे, और ऐसा भी ना लगे कि सामने वाला चापलूसी कर रहा है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है वह है पुनः स्मरण। पुनः स्मरण की आवश्यकता तब पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ विषय ऐसे भी हो जाते हैं कि जब इंटरव्यू शुरू होता है तो सामने वाला जो उत्तरदाता है वो इतना जोश में आ जाता है कि वो जब बोलना शुरू करता है तो बोलता ही रहता है, और कई बार ये हो जाता है कि बोलते बोलते वो जो मुख्य हमारा जो टॉपिक है, जो मुख्य विषय है, वह मुख्य विषय से अलग हट जाता है। अच्छा, अब अनुसंधान
करने वाला जो है जो साक्षात्कार लेने वाला जो है, अनुसंधानकर्ता जो है, उसके लिए ये भी एक बहुत ही मुश्किल की घड़ी होती है कि वो एकदम से मना नहीं कर सकता है कि आप बोलते बोलते कहाँ चले गए, आप पुनः टॉपिक पे आइए। उसको बंद भी नहीं कर सकता, वो बुरा मान जाएगा उत्तर देने वाला। तो ऐसे समय में बहुत ही कुशलता से, बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको रिकॉल कराना पड़ता है, उत्तरदाताओं को कहना पड़ता है बात को सुनते रहिए, और फिर बड़े ही विनम्रता के साथ कहना पड़ता है, अच्छा तो अभी आप जो पहले इस विषय पर बात कर रहे थे, अमुक विषय पर जो चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा हमें और बताइए तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से जब आप उनको मोड़ देंगे तो वो दोबारा से अपने मूल विषय पर, टॉपिक पर आ जाते हैं। तो कभी कभी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उत्तरदाताओं को पुनः स्मरण कराना पड़ता है जो हमारा विषय है। अगर वो हमारे विषय से अलग हट करके बात करना शुरू कर देते हैं, उनकी वार्तालाप बहुत लंबी होने लगती है। फिर अगला जो स्तर है वो है सूचनाओं का आलेखन करना। वास्तव में सूचनाओं को लिखना और इंटरव्यू लेना, दोनों काम एक साथ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें साक्षात्कार हम ले रहे हैं, करने वाले हम हैं, और हम ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं और जो जवाब हमें मिल रहा है उसको हम लिख भी रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो उत्तरदाता है वो सुस्त हो सकता है। उसको लगता है कि मैं तो बोल रहा हूँ और ये ध्यान तो दे नहीं रहे हैं, या ध्यान दे नहीं रही हैं, और ये तो लिखने में पड़ी हुई हैं, हमारी बात को सुनी समझ नहीं रही है। तो वो थोड़ा सा उसकी रुचि कम होने लगती है। तो अच्छा हो कि साक्षात्कार लेने के समय एक साक्षात्कार लेने वाला हो, इंटरव्यू लेने वाला हो, और एक ऐसा हो जो सूचनाएं मिल रही हैं उनको मौखिक रूप से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनको वो लिखता जाए। और लिखने के लिए अच्छा है कि जो लेखक है अगर उसको शॉर्ट हैंड का ज्ञान है तो सूचनाएं अधिक से अधिक लिखना संभव हो पाएगा। या फिर अगर उत्तरदाता इस बात की अनुमति दे देता है कि वो अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने की अनुमति दे दे कि टेप रिकॉर्ड का प्रयोग किया जा सके, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि अगर हम टेप ऑन कर देते हैं और आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है तो छोटे से छोटे जो बिंदु हैं वो लिखने से जो छूट भी जाए तो वो टेप के माध्यम से हमारे पास संकलित हो जाते हैं, और हम आराम से बैठ करके उत्तरदाताओं के उत्तर को सुन के जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो हमारे अनुसंधान विषय से संबंधित हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, हम उनको आराम से नोट कर लेते हैं। अब लास्ट में है साक्षात्कार का समापन। तो जिस प्रकार से साक्षात्कार की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, कहते हैं कि साक्षात्कार अपने आप में कला है, उसी प्रकार से साक्षात्कार का जो समापन है वो भी किसी कला से कम नहीं है। समापन करने के समय भी बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, और ध्यान इसलिए देना पड़ता है कि कहीं सामने वाले को ये न लगे कि अपना काम ख़त्म हो गया और ये खिसक लिए। तो जब हमारा मुख्य साक्षात्कार खत्म हो जाए तो हम उनको अनेकानेक धन्यवाद तो देंगे ही, बहुत ही विनम्रता हमारे चेहरे पे रहेगी, विनम्र भाव से हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और धैर्यपूर्वक अगर वो अपनी बात कर रहे हैं, हमारा काम खत्म हो गया है, हमारे डेटा कलेक्ट हो चुके हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर उत्तरदाता अपनी कोई बात हमारे सम्मुख ला रहा है, हमारे सम्मुख रख रहा है, तो हम ये मान करके खड़े नहीं हो जाएंगे कि हमारा काम पूरा हो गया और हम चल दें, बल्कि हम धैर्यपूर्वक उसकी बात के समाप्त होने का इंतज़ार करेंगे। और उसके पश्चात जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाए तो कुछ कॉमन से हल्के फुल्के प्रश्नों पर भी, माहौल पर हल्के फुल्के विषयों पर हम चर्चा कर लेंगे, ऐसे विषय जिसमें उत्तरदाता की रुचि हो। क्योंकि साक्षात्कार लेते समय कुछ हिंट तो मिल ही जाती है कि सामने वाले की रुचि किस प्रकार के विषय में है। तो अगर हम उसकी रुचि के विषय पर हम 2, 4, 6 मिनट अगर वार्तालाप कर लेते हैं तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है, जो उत्तरदाता है, वो भी रिफ्रेश हो जाता है, वो भी थकान उसकी कम होने लगती है, और माहौल जो बोझिल अगर हो रहा हो तो वो बढ़िया खिलता हुआ स्वस्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके घर के परिवार के जो लोग हैं, आसपास बैठे लोग हैं, उनका भी अभिवादन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि आपके कारण हमारा जो इंटरव्यू है वो सफल रहा और हमें आवश्यक जानकारी मिली, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली। और आपके द्वारा जो जानकारी मिली है, आप विश्वास कीजिए कि हम उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, वो हमारे तक सीमित रहेंगी, गुप्त रहेंगी। और इस प्रकार से बात करते हुए आप शिष्टाचार पूर्वक उनका अभिवादन करेंगे और मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हुए
इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमें दोबारा फिर वहाँ पर साक्षात्कार लेने जाना पड़े और ऐसी अवस्था में ये ना हो जाए कि लास्ट में कि हम जब पहुँचे हैं तो फिर पता चले कि दोबारा हमको कोई वहाँ पर बात करने वाला ही हमारे सामने ना आए या उत्तर देने के लिए कोई हमारे सम्मुख ना आए। ये सोच करके कि ये तो बहुत ही चालाक है, अपना काम खत्म होता है और चले जाते हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा सा माहौल का, अच्छे से वातावरण का निर्माण करते हुए ही इंटरव्यू को समाप्त करना चाहिए। साक्षात्कार की प्रक्रिया का जो अंतिम स्तर है, अंतिम चरण है, वह है आलेखन या प्रतिवेदन। साक्षात्कारकर्ता सामग्री का संकलन, चाहे वो अपने व्यक्तिगत अनुसंधान के लिए कर रहा हो या फिर वह किसी एजेंसी के लिए अनुसंधान कर रहा हो, साक्षात्कार की समाप्ति के पश्चात जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं उनका आलेखन करना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर हमने आलेखन नहीं किया, तुरंत देर में किया, तो विलम्ब होने से कई बार ये होता है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं जो हमने शॉर्ट में नोट की हुई होती हैं, फिर अगर हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं रह पाती हैं तो फिर वो सारी जानकारियाँ ठीक प्रकार से नोट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी एजेंसी के लिए अगर हमने साक्षात्कार किया है तो ये भी ज़रूरी होता है कि अतिशीघ्र जो भी डेटा हमें मिले हुए हैं, जो भी तथ्य हमें मिले हुए हैं, उनको हम प्रतिवेदन के रूप में तैयार करके उस एजेंसी को हम भेज दें। जो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है उसकी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, बहुत ही आसान होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, द्व्यर्थी नहीं होनी चाहिए, और ताकि कायदे से वो समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए। क्योंकि तैयार की गई रिपोर्ट जितनी स्पष्ट होती है, जितनी सरल होती है, उतना ही वो विश्वसनीय होती है और पक्षपात रहित निष्कर्ष को प्राप्त करना उतना ही अधिक संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है या पूर्ण किया जाता है।